वेलकम एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव ओलंपस में। आज मैं अभिषेक आपको बताने वाला हूँ पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रियम्बल। प्रियम्बल को हिंदी में अगर बोला जाए तो प्रस्तावना कहते हैं, और या तो उद्देशिका के नाम से जाना जाता है ये प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी जो मेकिंग हुई है उसको लेके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने उसको प्रियम्बल को किस नाम से डिनोट किया है ये हम देखेंगे। किस कंट्री से लिया गया, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं ये देखा जाएगा, और प्रियम्बल होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रियम्बल होता क्या है। तो व्हाट इज़ प्रियम्बल, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ प्रियम्बल, तो देखिए जैसा कि आप लोग ने देखा है बुक्स में, तो उसमें सबसे पहला पेज जो होता है प्रीफेस होता है। उसी तरह अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहले बुक उठाते हैं, उसमें सबसे पहला पेज क्या मिलता है हमें, प्रियम्बल का मिलता है। अच्छा, तो प्रियम्बल होता क्या है, जैसा कि बुक में हमें प्रीफेस कम पढ़ के हम उस बुक के पूरे फीचर्स बता सकते हैं, उस बुक में है क्या, समझ लीजिए एक टाइप से वो कंक्लूजन या समरी टाइप्स कह दीजिए आप। उसी तरह हम प्रियम्बल को अगर पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उठा के, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस फीचर से भरा हुआ है, यानी उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस फीचर्स को लेके क्या सपने देखे थे भारत में, उसकी बात करता है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या हमारा, प्रियम्बल हमारा क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये तो बात ठीक है, आपने कह दिया कि इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसे हम पढ़ के क्या समझ सकते हैं कि क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल कहाँ से आया, तो हमारे आपको जैसे कि पता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 3 बैठी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बनाने के लिए। तो जो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग हुई थी, बैठक सिटिंग हुई थी, वो कब हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके जस्ट 2 दिन बाद ही सेकेंड सिटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी सिटिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की थर्ड सिटिंग थी। कब थी थर्ड सिटिंग, ये थी हमारी कब, 13 दिसंबर 1946 को। ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू एक रिजोल्यूशन लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो इसको कौन लेके आता है, थर्ड सिटिंग में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं, पंडित नेहरू जी लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इसको क्या कहते हैं, पंडित नेहरू द्वारा ये रिजोल्यूशन लेके आते हैं। फिर क्या होता है कि 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज अ प्रियम्बल हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो प्रियम्बल हमारा यही हो जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही हम क्या बता देते हैं, प्रियम्बल बता देते हैं। कब बता देते हैं इसको, 2 जनवरी 1947 को। इस प्रियम्बल में क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अच्छे। और इसके पहले बात कर लेते हैं ये लिया कहाँ से गया है, इसकी बात भी कर लेते हैं।
तो इसको जो लिया गया है, ये बोरो कहाँ से किया गया है, ये शामिल कहाँ किया गया, ये किया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स भी, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रियम्बल हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो आपको बताना है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है। और साथ ही साथ इसकी अगर पूछा जाए लैंग्वेज, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसकी जो भाषा कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो प्रियम्बल में हमने क्या क्या देखा अभी तक, प्रियम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन सी सीटिंग में आया, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की थर्ड सीटिंग से आया, जब 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पंडित नेहरू ने क्या किया था, उस समय ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आते हैं, उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। इसको हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है, यूएसए से लिया है, जिसे हम बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या है, ऑस्ट्रेलियन है, यानी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसकी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसके सोर्सेस क्या हैं, ठीक है, सोर्सेस को लेके बात करेंगे, और बात करेंगे इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स या अलग अलग पीपल्स ने, जो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स को लेके क्या बोला था, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सोर्सेस की। तो ये हमारी बात होगी, इसके आगे हम देखते हैं अब सोर्सेस क्या होते हैं हमारे। अगर हम बात कर लेते हैं अपने, चलिए इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, यानी प्रियम्बल में क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्स की। इसकी सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है इसकी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अगर देखा जाए सोर्स, प्रियम्बल का अगर सोर्स देखा जाए तो ये कहाँ से सोर्स लेता है, कि यानी जो भी है वो पीपल, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया है, यानी हम जो भी इसकी जो अथॉरिटी है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, जो भी इसकी अथॉरिटी है वो कहाँ, किसकी है, वो फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया है, ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया है। अच्छा, ये तो बात हो गई है। अब हम बात करते हैं, अब हम अगली बात करते हैं इसमें कि क्या कहते हैं, नेचर इसका कैसा है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें नेचर कैसा है, इसकी बात करेंगे हम। नेचर ऑफ, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कौन कौन सा है। तो जैसा आपने उन्हें पढ़ा होगा, अगर हम प्रियम्बल को उठाते हैं तो, या आप एनसीईआरटी की अगर किताब उठाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो पेज मिलता है हमें, तो वो हमें क्या मिलता है, प्रियम्बल का ही पेज मिलता है। तो उसमें क्या लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलेमनी टू रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरियन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू इट्स ऑल सिटीज़न। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, संप्रभुता, सोशलिस्ट यानी समाजवाद, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब आपका हो जाता है लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र राज्य की हम सोचते हैं, ठीक है, हमारा देश ऐसा होना चाहिए। तो इसमें अगर हम पूछें कौन कौन से वर्ड्स हो जाएंगे, यानी सोवरियन हो जाएगा हमारा,
सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, एंड लास्ट वन इज रिपब्लिक। यानी सोवरियन, देखिए प्रियम्बल का मेन मकसद क्या था। प्रियम्बल को सबसे पहले पास कर दिया गया, समझ लीजिए एक साइड से, कि हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं तो उसमें कैसे फीचर्स होने चाहिए, यानी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐड करें। अगर हम कोई किताब लिखते हैं तो उसमें सोचते हैं कि ऐसी किताब होनी चाहिए या ऐसी किताब होनी चाहिए, तो उसी तरह हम बात करते हैं जब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, तो एक प्रियम्बल होना बहुत, ऑब्जेक्टिव होना उसका बहुत ज़रूरी था कि हमें पता होना चाहिए कि उस किताब में क्वालिटीज़ कौन कौन सी, फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। तो सोवरियन होनी चाहिए, सोशलिस्ट की बात भी होनी चाहिए, सेकुलर की भी, डेमोक्रेटिक की भी और रिपब्लिक की भी बात होनी चाहिए उसमें। अच्छा, जैसे ही हम उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, उसके हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, इस प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव क्या, अगर ये सब अचीव करते हैं हम तो इसका ऑब्जेक्टिव हमें क्या मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बात करते हैं। तो जैसे ही हम पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी टू रिजॉल्व constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure all to its citizens justice, social equality and political and liberty of thoughts, expression, faith, worship, beliefs, equality of status, opportunity, and to promote them all and fraternity, assuring its dignity to of individual and the unity and integrity of the nation। यानी ये हमें प्रियम्बल हमारा कहता है। और इसके बाद कहते हैं अडॉप्शन ऑफ 26 नवंबर 1949, ये अडॉप्शन की डेट थी। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या क्या है, इसमें बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, जस्टिस है, और किसकी बात करता है, जस्टिस हो गया हमारा, और क्या है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, और क्या, फ्रेटर्निटी है, एंड लास्ट वन इज फ्रेटर्निटी हो गई। और क्या होगा, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ये हो गई हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स है। अगर नेचर पूछा जाए कैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये नेचर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, ये सब अचीव करना ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, डेट ऑफ एडॉप्शन भी लिख लेते हैं। चलिए, डेट ऑफ एडॉप्शन देखा जाए तो ये कब अडॉप्ट किया गया था। डेट ऑफ एडॉप्शन अगर देखा जाए तो ये कब था हमारा, 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया था हमने। अच्छा, तो ये 26 नवंबर 1949 को ही हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, यानी 26 नवंबर को ही हम अपना संविधान दिवस भी मनाते हैं साथ ही साथ। तो ये हमारे बात हो गई इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे इसके एक एक वर्ड्स की, यानी जैसे कि नेचर में अगर बात की जाए तो अगर देखा जाए तो सोवरियन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यानी अब हम इसे डिटेल में बात करेंगे कि इसके एक एक वर्ड का मतलब क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, कीवर्ड्स में क्या है, सबसे पहला वर्ड सोवरियन।
सोवरियन मतलब संप्रभुता है हमारे पास, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है, इंडिया ना ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट कंट्री है और ना ही ये डोमिनियन है किसी अदर कंट्री के ऊपर। यानी कहने का मतलब ये है इंडिया फ्री है अपने किसी भी डिसीजन को लेके, यानी चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल मैटर हो, उसके लिए उसके ऊपर यानी इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर या कह सकते हैं आप इसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है। यानी किसी भी लॉ को लेके, यानी किसी को कोई भी लॉ बनाना हो तो इंडिया खुद अपने आप से लॉ बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसके ऊपर किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, या किसी की दखल अंदाजी। अगर देखते हैं तो इंडिया अपने आप में खुद एक अपने आप में क्या है, सक्षम है, कैपेबल है किसी भी डिसीज़न को मेक करने के लिए। उसी को कहते हैं सोवरियन। यानी हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और साथ ही साथ ना ही हम डोमिनियन। अब समझ लेते हैं, इसमें एक वर्ड आता है डोमिनियन, ये भी देख लेंगे। देखिए तो इंडिया क्या हो गया, एक तो इंडिपेंडेंट है टू टेक एनी डिसीजन चाहे वो इंटरनल मैटर हो और चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो। यानी कल को मान लीजिए अगर कल को कोई बात होती इंडिया पाकिस्तान में या पीओके को लेके कोई होती है, कोई भी बात होती है, तो इंडिया अपने आप को खुद डिसाइड कर सकता है क्या करना है। उसे यूएसए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको यूएसए से पूछना पड़ेगा कि हम आगे करें तो करें क्या। ये सब पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया एक सोवरियन कंट्री है, तो इसमें इंडिया खुद अपने आप को कैपेबल है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात होती है सोवरियन की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डोमिनियन का मतलब क्या होता है, मतलब समझेंगे। मगर इंडिया है क्या है, इंडिया एक है सोवरियन कंट्री है। इंडिया एक सोवरियन कंट्री है। अच्छा हम बात कर लेते हैं डोमिनियन की। तो डोमिनियन होता क्या है, डोमिनियन में ये होता है कि अगर आप फ्री तो हैं मगर अपने लॉज को बनाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द अदर कंट्री टू मेक्स एनी लॉ। यानी कोई भी लॉ बनाना रहेगा तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर जैसे आप मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई कंट्री रूल कर रही थी, यानी समझ लीजिए ब्रिटिश रूल कर रही है, आपको फ्री कर दिए मगर वो इंटरफेयर करे कि आपको लॉ बनाने हैं। यानी आपको अगर कोई लॉ बनाना है तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि हाँ ये लॉ हम बनाना चाह रहे हैं, आप इसकी परमिशन देंगे तभी ये लॉ आगे बन सकता है। तो इसको हम कहते हैं डोमिनियन स्टेटस, यानी टू हैव परमिशन। यानी हर बात पे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई भी मैटर हो तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये बात हो गई हमारी सोवरियन को लेके। अगर ये पूछा जाए सोवरियन वर्ड कहाँ से लिया गया, तो सोवरियन वर्ड कहाँ से लिया गया, ये फ्रांस से लिया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये वर्ड जो अडॉप्ट किया गया है ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। अच्छा आगे हम बात कर लेते हैं, क्या इंडिया के पास डोमिनियन स्टेटस आज तक रहा है कि नहीं रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1947 के बाद कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी। तो देखिए उस समय क्या था, तो इंडिया को ज़रूरत थी कि रूल तो कर नहीं सकता थे, क्योंकि देखिए इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो उस समय गवर्नमेंट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कैसे गवर्नमेंट चलेगी अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो आप कैसे चलाएंगे गवर्नमेंट को। तो उसमें तब तक के लिए जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लॉ बना रही थी, तब तक इंडिया ने क्या किया था, डोमिनियन स्टेटस को अडॉप्ट कर लिया था। यानी कब तक, 15 अगस्त 1947 1947
1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक इंडिया ने कैसा स्टेटस था इसका, सोवरियन था। और उसके बाद यानी 26 जनवरी से लेके 1950 टिल प्रेजेंट हमारा स्टेटस कैसा है, सोवरियन का स्टेटस है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सोवरियन की बात हो गई। अब हम अगले अपने वर्ड की बात करते हैं जिसका नाम है क्या, सोशलिस्ट, यानी समाजवाद की बात करेंगे हम, कि देखेंगे समाजवाद क्या होता है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड समाजवाद के बारे में। सोशलिस्ट यानी हिंदी में समाजवाद। अच्छा, तो समाजवाद होता क्या है? समाजवाद कहने का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द सोशल बेसिस, यानी सोशल बेसिस पे कोई भी मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सोशल बेसिस। यानी सोशल बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो वो सोशल बेसिस क्या है, अब हम उसकी बात करेंगे। देखिए, हमें सोशलिस्ट वर्ड को अडॉप्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें क्या करना था, 6 इवल्स यानी छः बुराइयां थी हमारी सोसाइटी में, उसको हटाना था, टू एंड, यानी 6 बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ही हमने सोशलिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया। अब हम देख लेते हैं वो 6 बुराइयां कौन कौन सी थी। ठीक है, वो 6 बुराइयां के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी 6 बुराइयां थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉवर्टी, यानी गरीबी की बात कर लेते हैं। समाज में अपने समाज से गरीबी हटानी है, पहली बुराई है। माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण को हटाना है अपने सोसाइटी से। ठीक है, इनइक्वालिटी हटानी है, यानी असमानता हटानी है, इनइक्वालिटी हटाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, यानी भेदभाव हटाना अपने सोसाइटी से। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को हटाना है। और लास्ट वन इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर हम किसी स्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब दूसरी स्टेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम कह दें कोई डेवलप्ड स्टेट है, जैसे हम बात कर लेते हैं दिल्ली की, ठीक है, तो दिल्ली को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी का मतलब यहाँ पे इग्नोरेंस का ये मतलब हुआ यहाँ पे। तो हमें सोशलिस्ट का मतलब ये समझ में आया यहाँ से कि हमें अपने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है सोशल बेसिस पे। ठीक है, और वो सोशल बेसिस कौन कौन से होते हैं? पॉवर्टी गरीबी, माल न्यूट्रिशन कुपोषण, इक्वालिटी असमानता, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, अनटचेबिलिटी मतलब हो गया आपका छुआछूत से, और इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करना मतलब हो गया आपको मतलब अनदेखा कर देना। ये चीज़ हमें एंड करना था। इस वजह से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें याद करने वाली ये है कि इसको हमने अडॉप्ट किया था बाद में। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिटीज़ तो थी, सोशलिस्ट की भी थी, ठीक है, मगर इस वर्ड को भी ऐड करना ज़रूरी था, उससे हमें पता नहीं चल रहा था। अगर हम देखें सोशलिस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो सोशलिस्ट क्वालिटी तो थी मगर इसको मेंशन भी करना था कि हाँ ये क्वालिटी भी है। तो इस वजह से हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको हमने बाद में ऐड किया है। इस शब्द को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया है, एडेड, ठीक है। तो ये कौन से कब ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये शब्द ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड जिसका नाम था सेकुलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष के बारे में हम बात करेंगे। ये वर्ड बहुत ही चर्चा में रहता है आए दिन। आइए हम समझते हैं धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। इस धर्मनिरपेक्ष का तो बात कर लेते हैं थर्ड वर्ड जो हमारा है सेकुलर। यानी धर्मनिरपेक्ष, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है धर्मनिरपेक्ष का। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये वर्ड भी हमने बाद में ऐड किया। ये वर्ड भी हमने बाद में ऐड किया। कब ऐड किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये ऐड किया गया था। देखिए ये वर्ड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था मगर इसकी क्वालिटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी। अगर हम देखें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक देखें तो हमें यही पता चलता है हमारा देश कैसा है, सेकुलर है। यानी सेकुलर के कहने का मतलब ये है यहाँ पे, कहने का ये है यहाँ पे मतलब कि अगर कोई भी पॉलिसी बनती है, यानी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है या कोई भी लॉ बनाती है, उस पर कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस। यानी वो किसी भी रिलीजियस बेसिस पे वो पॉलिसी नहीं बनाएगी। यानी नो पॉलिसी ऑन रिलीजियस बेसिस। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी धर्म को लेके, यानी कोई भी अगर लॉ पास करती है, कानून बनाती है, तो वो किस रिलीजियस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, यानी वो धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर कोई पॉलिसी बनती है तो वहाँ पे रिलीजियस बेसिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सेकुलर की, ठीक है। तो सेकुलर की बात हो गई। क्या बात हुई? कोई भी अगर पॉलिसी बनती है तो वो रिलीजियस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। और कब ऐड हुआ है? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड जिसका नाम है डेमोक्रेटिक। अच्छा, तो आप बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है अब ये देखेंगे हम। तो देखिए डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है जिसे हम हिंदी में लोकतांत्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है डेमोक्रेटिक का कि जहाँ पे जो होगा रिप्रेजेंटेटिव होगा वहाँ पे पीपल का रूल होगा। कैसे होगा पीपल का रूल? पीपल्स रूल होगा। जैसा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी यहाँ पे चुन के भेजेंगे। देखिए डेमोक्रेटिक का मतलब ये होगा यहाँ पे कि पीपल का रूल्स होगा। पीपल का रूल डायरेक्टली तो यहाँ पे इंडिया में तो नहीं है,
एक तरह से समझ लीजिए यहाँ पे इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव, यानी हम लोग वोट डालते हैं तब हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है और वो जाता है हमारी तरफ से ऑन द अपने बिहाफ की वजह से, बिहाफ पे वो बात करता है, ठीक है। तो जिसे हम सांसद और क्या सांसद कह लीजिए आप, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो आप वोट करते हैं तो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके शहर का या आपके डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव जाता है, वो इलेक्ट होके जाता है, हमारी बात रखता है वहाँ संसद में। तो ये बात होगी डेमोक्रेटिक के मतलब, डेमोक्रेटिक का यहाँ मतलब जहाँ पे पीपल का रूल होगा, पीपल्स का रूल होने का ही मतलब वो वहाँ पे हो जाएगा कि वहाँ डेमोक्रेसी है। एक और तरीका पहचानने का डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी को पहचानने का और सबसे बेहतरीन तरीका है ये, तो यहाँ पे बाय पार्टी होनी चाहिए या तो मल्टी पार्टी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है दो या दो से अधिक पार्टियाँ होनी चाहिए। जैसे हम अगर यूएसए में देखते हैं तो वहाँ पे 2 पार्टी हैं, उसी तरह हम देखते हैं यूके में, वहाँ पे भी 2 पार्टी है। इंडिया में कैसा फंक्शन है, मल्टी पार्टी, यहाँ पे 1 से ज़्यादा पार्टी हैं। तो इसके कहने का मतलब ये हो गया जहाँ पे पीपल्स का रूल होगा, पीपल्स का रूल होगा, इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो वहाँ और हो सकता है बाई या मल्टी पार्टी सिस्टम भी हो, तो उसे हम कह देंगे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये बात होगी हमारी डेमोक्रेसी से रिलेटेड। अच्छा, हम बात कर लेते हैं और भी बात इसी के अंदर डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी भी 2 तरीके से अगर देख लिया जाए तो डेमोक्रेसी कैसी होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। इसी के साइड में मैं लिख रहा हूँ, देखिए अगर हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी की तो इसमें 2 सिस्टम होता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहाँ पे सीधे पब्लिक का रोल होता है। वहाँ पे देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे क्या है, सीधे पब्लिक का रूल है। अब बात हम कर लेते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे चुना जाता है, यानी पीपल यहाँ पे क्या करते हैं, चुनते हैं। और इसमें कैसे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी देख लें, अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म, तो ये कहाँ फॉलो होता है, यूएसए में। यहाँ पे हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री में। देखिए ये हो गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म, कहाँ है, यूएसए में फॉलो होता है। पार्लियामेंट्री में भी देखिए क्या होता है, एक होता है नॉमिनल हेड और एक होता है क्या हमारा रियल हेड। तो नॉमिनल हेड मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए नॉमिनल हेड यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट होता है हमारा, और रियल हेड कौन होता है हमारा, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम होता है। और यूएसए में भी क्या है, हेड कौन है हमारा, प्रेसिडेंट है। तो ये बात हो गई हमारी डेमोक्रेसी की। आज की तारीख में अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंडिया में 73,000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। यानी कहने का मतलब इंडिया में क्या, कौन सा पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है। ये बात हो गई हमारे डेमोक्रेसी तक की। अब हम बात करेंगे किसकी, रिपब्लिक की। रिपब्लिक की बात कर लेते हैं अभी।
अब हम अगले शब्द की बात करेंगे अपने रिपब्लिक की। रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र राज। तो देखिए रिपब्लिक में क्या होगा, रिपब्लिक में कहने का मतलब ये है जो भी यहाँ पे हेड होगा, यहाँ पे पहली बात तो कोई भी हेरिडेटरी पोस्ट नहीं होगी, ठीक है, यानी हेरिडेटरी पोस्ट वाला कल्चर नहीं होगा यहाँ पे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यहाँ पे ये पॉलिसी नहीं होगी, यानी नो हेरिडेटरी पॉलिसी फॉलो होगी। अच्छा, नो हेरी यानी अंश, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हेरिडेटरी वाली पॉलिसी नहीं फॉलो होगी। और साथ ही साथ अगर कहा जाए यहाँ पे जो हेड होगा वो कैसा होगा, उसका फिक्स टाइम पीरियड होगा और साथ ही साथ वो चुना हुआ होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम देखा जाए यूके में, वहाँ पे क्या है, हेरिडेटरी पोस्ट फॉलो होती है, मगर यहाँ पे इंडिया में अगर फॉलो देखा जाए तो यहाँ कैसा होता है, इलेक्टेड होता है, जो कि हमारा प्रेसिडेंट होता है और वो भी फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर रिपब्लिक कंट्री कोई होगी तो उसमें नो हेरिडेटरी, यानी कहने का मतलब कोई हेरिडेटरी पोस्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ सेकंड फीचर इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्टेड हेड होगा, यानी इलेक्टेड हेड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे इलेक्टेड हेड, यहाँ पे और क्या होना चाहिए, इसका फिक्स टाइम पीरियड भी होना चाहिए, पीरियड भी होना चाहिए। इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन है, प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड है, साथ ही साथ इनका टाइम पीरियड भी फिक्स रहता है 5 ईयर्स। तो ये कैसी हमारे इंडिया कैसी कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। तो ये बात हो गई, हमारे 5 शब्दों की बात हो गई जो कि नेचर को बता रहे थे। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे प्रीएम्बल में। तो सबसे पहला जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा था वो कैसा था, जस्टिस। तो जस्टिस भी किस बेसिस पे था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इन 3 बेसिस पे हम देखेंगे कि जस्टिस के कौन कौन से कितने तरह के फीचर्स होते हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा था, पहले जस्टिस। अगर हमें जस्टिस मिलेगा तो किस बेसिस पे मिलेगा, कौन कौन से बेसिस पे, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बेसिस पे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कैसे मिलेगा जस्टिस, हमें पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल बेसिस पे अगर जस्टिस मिलेगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पहला फीचर था। अगर हमें न्याय चाहिए तो किस बेसिस पे मिलेगा, सोशल मिलेगा, पॉलिटिकल मिलेगा, इकोनॉमिक मिलेगा। ये फॉलो कहाँ होता है, अगर हमें इसके फीचर्स देखने हैं, फॉलो कहाँ मिलेगा हमें, ये फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा। जब हम फंडामेंटल्स पार्ट 3 की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें देखेंगे जस्टिस हमें किस बेसिस पे मिल रहा होगा, इन 3 फीचर्स के बेसिस पे मिलेगा। तो ये हम बात करेंगे किसमें, अपने फंडामेंटल राइट्स में, सोशल जस्टिस के बारे में। अब हम अगले बात कर लेते हैं किसकी, लिबर्टी। लिबर्टी यानी फ्रीडम मिलेगी किस बेसिस पे। अब देखते हैं हम फ्रीडम किस बेसिस पे मिलेगी। जैसा कि हमने प्रीएम्बल में पढ़ा था, तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमें कितने फीचर्स हो गए, इसके 5 फीचर्स हो गए। कौन कौन से देख लेते हैं। थॉट्स के बेसिस पे लिबर्टी मिलेगी, एक्सप्रेशन पे, और किस पे बेसिस पे,
बिलीफ्स के और किस पे बेसिस पे मिलेगी, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ्स, वर्शिप, और एक कौन सा था, फेथ हो गया। तो हमें कितने तरह की लिबर्टी है, 5 तरह की लिबर्टी है। कौन कौन सी, थॉट्स की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीव्स की लिबर्टी है, वर्शिप की लिबर्टी है और फेथ की लिबर्टी है। तो ये हमारे 5 तरह की लिबर्टी हमें मिलती है अपने संविधान से। ठीक है, अब हम अगले टर्म की बात कर लेते हैं। कौन सा अगला टर्म है हमारा, अगला टर्म अगर हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी, यानी समानता की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वालिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इक्वालिटी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात होती है यहाँ पे। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात होगी यहाँ पे, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की वहाँ पे बात होती है। यहाँ पे स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात होगी, यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो इक्वालिटी हमें किस बेसिस पे, स्टेटस पे मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज़ पे मिलेगी। इक्वालिटी यानी बराबरी, समानता किस बेसिस पे मिलेगी, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज़ पे बेसिस पे मिलेगी। ये हम अगर देखा जाए तो बात कर लेते हैं, तो इसमें अगर आपका एक वोट है और एक गरीब इंसान का वोट है तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ना कि डिफरेंट। अगर आपका एक वोट है तो एक गरीब इंसान का भी एक वोट होगा। अगर हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ लॉ, यानी अगर देखा जाए इक्वालिटी ऑफ लॉ भी हमें मिलेगी किस में, फंडामेंटल राइट्स में मिलते हैं। तो देखिए ये जब जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलेगी डिटेल में जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। जस्टिस भी हमें देखेंगे कि जस्टिस हमें किस बेसिस पे मिल रहा है, इक्वालिटी की भी बात करेंगे, लिबर्टी भी हमें फंडामेंटल राइट्स में देखनी। यानी फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके करियर के हिसाब से भी बहुत है और पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं और साथ ही साथ प्रीएम्बल से भी पूछे जाते हैं, जो कि पार्ट 3 में है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले टर्म की बात, जिसका नाम क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की बात कर लेते हैं। फ्रेटर्निटी का बात ये होता है कि यानी फ्रेटर्निटी का मतलब ये है कि ब्रदरहुड होना चाहिए हमारे बीच में, यानी हमारे भाईचारा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कोई हिंदू कोई मुसलमान इससे कोई मतलब नहीं, मगर हमारे बीच में क्या होना चाहिए, ब्रदरहुड मेंटेन रहना चाहिए। कहने का ये मतलब है यहाँ पे। तो ब्रदरहुड अमंग्स अस, यानी ये हो गया हमारा फ्रेटर्निटी की क्वालिटी। भाईचारा बना रहना चाहिए हमारे बीच में। अमंग अस, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, फ्रेटर्निटी की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अपने अगले टर्म जिसका नाम है क्या, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी की बात करेंगे। हाँ, तो ये बात हो गई हमारा इंटीग्रिटी। तो जैसा कि हमें पता है इंटीग्रिटी हमारा जो शब्द है वो कब ऐड किया गया है, ये भी कब ऐड किया गया होगा आप बताइए, कोई आइडिया हो तो। ये भी ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किया गया है हमारा कौन सा वर्ड, फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी को अगर देखा जाए तो ये कब, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है, अरे सॉरी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो हमारा ऐड हुआ है वो कौन से वर्ड से हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ही ऐड किया गया है।
ये 3 शब्द, कौन कौन से 3 शब्द ऐड किए गए हैं बाद में? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। कौन से अमेंडमेंट द्वारा? 42nd अमेंडमेंट द्वारा। कौन सी ईयर में? 1976 वाले ईयर में। तो ये 3 वर्ड हमारे संविधान में बाद में ऐड हुए हैं। साथ ही साथ इंटीग्रिटी का यहाँ पे मतलब क्या है? यानी हम कहने के यहाँ पे क्या है कि हम कोई भी स्टेट को अपने साथ क्षेत्र को ऐड कर सकते हैं और डिसइंटीग्रेशन की परमिशन नहीं देते हैं, यानी अलग होने की परमिशन किसी भी स्टेट को नहीं देते हैं। कहने का ये मतलब यहाँ पे, अगर कल को कोई राज्य चाहे कि हम क्या कहे कि हमें एक अलग कंट्री बनानी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कल को कह दे कि अंडमान निकोबार, भैया हम मेन लैंड से अलग हैं, इस वजह से हमें अलग बनाना, तो ये हमें इंटीग्रिटी हमारी को इफ़ेक्ट करता है, ये वॉल्यूशन करता है। यानी ये परमिशन नहीं देगा इंटीग्रिटी कि ये क्षेत्र अलग हो। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे किसकी? ये हमारे होगी बात 5 ऑब्जेक्टिव्स की बात होगी प्रीएम्बल की। तो ये हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात। कौन कौन सी? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। अब हम बात करेंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने प्रीएम्बल को लेके क्या बातें कहीं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रीएम्बल और किस शब्दों से जाना जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ प्रीएम्बल पे क्या विवाद हुआ था, हिस्टोरिकल विवाद क्या हुआ था, उसको लेके भी बात करेंगे। बस थोड़ी देर की और बात है, उसके बाद देखते हैं कि आगे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना रहेगा। आइए हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने प्रीएम्बल को लेके क्या क्या बात कही और इसे किस शब्दों से डिनोट किया गया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर कमेटी के ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर थे और एक जूरिस्ट भी थे, समझ लीजिए, एक्सपर्ट थे, समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने प्रीएम्बल को क्या बोला था, प्रीएम्बल को लेके कौन कौन सी बात कही गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? एन.ए. पालकी वाला के बारे में। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने प्रीएम्बल को बोला कि प्रीएम्बल हमारा क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड है। क्योंकि इसको देख के हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं हमारे क्या क्या फीचर्स होंगे। जैसे आपके आइडेंटिटी कार्ड को उठाया जाए और देखा जाए तो हमें इससे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके बारे में क्या क्या है, आपका नाम क्या है, एज क्या है, तो इसके बारे में हमें ये सब पता चल जाएगा। तो इसे हमने क्या कह दिया प्रीएम्बल को? एक आइडेंटिटी कार्ड। किसने कहा? ये एन.ए. पालकी वाला, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। एक हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे जिनका नाम क्या था? के.एम. मुंशी। उन्होंने क्या बोला प्रीएम्बल को लेके, इसके बारे में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। उन्होंने प्रीएम्बल को लेके क्या बोला, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, के.एम. मुंशी द्वारा प्रीएम्बल को क्या बोला गया कि प्रीएम्बल एक क्या है? हमारा पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप है, यानी हमारे राजनीति की ये एक समझ लीजिए भविष्यवाणी टाइप से, कि ये दिशा निर्देश तय करेगा कैसा होगा हमारा भारत, यानी राजनीति कैसी होगी। तो इसको लेके के.एम. मुंशी बोले थे कि क्या है ये? एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। किसको बोले थे? प्रीएम्बल को बोले थे। अब हम अगले नेक्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। तो वो कौन थे? हमारे पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने क्या बोला था इनको प्रीएम्बल को लेके? पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने क्या बोला प्रीएम्बल को लेके?
तो इन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी ये आत्मा है किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रियम्बल को इन्होंने क्या बोला, प्रियम्बल को इन्होंने ये बोला कि ये एक आत्मा है हमारे संविधान की। प्रियम्बल को लेके किसने बोला, पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने बोला। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में, जिन्होंने बोला कि ये एक कीनोट है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन थे, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। सर अर्नेस्ट बारकर जी ने क्या बोला, सर अर्नेस्ट बारकर जी ने बोला कि ये प्रियम्बल हमारा क्या है, की नोट है, की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो देखिए प्रियम्बल को लेके ये इम्पॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला। ये नाम दे के पूछ लिया जाता है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को क्या बोला। तो इसको लेके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो N.A. पालकीवाला ने क्या बोला, आइडेंटिटी कार्ड है। K.M. मुंशी ने बोला कि इट इज़ अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने बोला कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और सर अर्नेस्ट बारकर जी ने बोला इट इज़ द की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात हो गई इम्पोर्टेंट मेंबर्स ने क्या क्या बोला प्रियम्बल को लेके। ये तो बात हो गई हमारे प्रियम्बल्स को लेके, क्या क्या मेंबर्स ने, डिफरेंट मेंबर्स ने क्या क्या बोला प्रियम्बल को। अब हम अगली बात कर लेते हैं थोड़े इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि सबसे पहले जब ये बना था प्रियम्बल, तो इसको प्रियम्बल को बोला गया कि ठीक है चलिए आपको ये सब बता दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिए क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि ठीक है हमने ये शब्द अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए। कल को अगर कोई देश में कोई गवर्नमेंट बनती है और कहती है कि भैया ये जो हमारा जो सेकुलर वर्ड है इसको हटा देते हैं, हम इसे इस्लामिक कंट्री घोषित क्यों ना कर दें, या हिंदुत्व कंट्री क्यों ना घोषित कर दें। तो इसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहा कि चलिए ठीक है भैया। अब हम बात कर लेते हैं इसको कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बीच में ये डर बना हुआ था कि अगर इसको तोड़ के कोई कंट्री गवर्नमेंट आती इस राज्य को बेच दे उठा के, तो क्या कर लेंगे आप। तो इसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहा कि ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि ठीक है अगर हम गार्जियन देख लिया जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को। तो रखवाली के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संरक्षण बचाव के लिए, यानी कोई छेड़छाड़ ना हो इसके साथ, इसको क्या कह दिया, गार्जियन बना दिया। गार्जियन किसको बना दिया, सुप्रीम कोर्ट को बना दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को क्या बना दिया, गार्जियन बना दिया कि भैया आप देखिए इसको, अगर इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो आप इसकी बचाव करेंगे और इसमें आपकी रखवाली करने की आपकी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, तो वहाँ पे जजों ने कहा कि ठीक है हम तो रखवाली करेंगे, मगर गवर्नमेंट से बचाने के लिए हम कैसे बचाएंगे, जब हमारी जज की नियुक्तियाँ ही गवर्नमेंट करेगी तो कैसे बचाएंगे। तो उसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहा कि ठीक है अच्छा किया आपने बता दिया। इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहा कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसको क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, यानी सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा आपकी नियुक्तियों की जज में। तो उन्होंने कहा ठीक है धन्यवाद। अच्छा,
उसके बाद होता है क्या है कि प्रीएम्बल में जैसे कि आप जानते हैं अमेंडमेंट करना था, तो अमेंडमेंट करने के लिए परमिशन मिली, ठीक है, आपने ये वर्ड ऐड कर दिए, इतनी बात ठीक है। तो बात होती है, आगे बढ़ते हैं, तो इसको क्या पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए कि नहीं माना जाए, इसके बाद विवाद उठता है। तो 1960 में एक इम्पॉर्टेंट केस होता है, 1960 में एक इम्पॉर्टेंट केस होता है जिसका नाम होता है बेरूबरी केस। बरी केस। बेरूबरी केस में होता क्या है, बेरूबरी केस में कहा जाता है कि जो प्रीएम्बल है, कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, यानी प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना गया था। कौन से केस में? बेरूबरी केस में। फिर कुछ दिनों बाद, यानी कहने का मतलब कुछ सालों बाद, 1973 में एक बहुत ही फेमस केस होता है जिसका नाम होता है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कोर्ट कहता है कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और साथ ही साथ कहता है जो बेरूबरी केस में वर्डिक्ट स्टेटमेंट आया कोर्ट का उसे गलत साबित कहता है कि वो जो डिसीज़न है वो गलत है। तो इसमें क्या होता है, केशवानंद भारती केस से ही हमें पता चलता है कि पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है? प्रीएम्बल। और साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए किस केस में सबसे बड़ी बेंच बैठी गई जजों की, तो वो वही केस था, केशवानंद भारती केस। इस डिसीज़न को लेने के लिए 13 जजों की नियुक्तियाँ हुई थी, यानी 13 जजेस की बेंच बैठी थी इस डिसीज़न को देने के लिए, जो कि आज तक के इंडिया में सबसे बड़ी बेंच बैठी थी किसी केस में लेके। 13 जजों की बेंच प्रीएम्बल में को पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में? केशवानंद भारती केस 1973 में बैठी गई थी। और केशवानंद भारती जी की अभी कुछ ही दिन पहले इनकी डेथ हुई है, तो अब जाके इनकी डेथ हुई है और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, इसे पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे प्रीएम्बल को लेके कि प्रीएम्बल में हमने क्या क्या देखा, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कहाँ से लैंग्वेज ली गई, कहाँ से बोरो किया गया, इसमें कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए हैं, इसमें केसेस क्या है। इसमें हमें ये बेसिकली पता चला कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ा जाए तो हमारे उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। सोवरियन का मिलेगा, सेकुलर का मिलेगा, सोशलिस्ट का मिलेगा, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, जस्टिस कैसे मिलेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, फेथ, इक्वालिटी, और क्या मिलेगा हमें? इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी इंटीग्रेशन। तो ये बात हो गई हमारे प्रीएम्बल की। अगली बार जब हम मिलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। तो हम अगले सेशन में जब मिलते हैं तो बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और देखेंगे उसमें कैसे हम अगर अपने क्षेत्र को बचाना चाहें या किसी क्षेत्र को अपने में सम्मिलित करना चाहें तो कैसे ऐड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आपके जहन में बहुत सी अवेयरनेस आई होगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लेके
अगर आपको पसंद आया हो तो चलिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाएंगे। और साथ ही साथ अगर कोई कम दिक्कत होती है या कोई क्वेश्चन या क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।